अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। पीडीएम का बैकफुट पर खेलना समझ से बाहर है। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की बात करूँगा। क्यों मुस्लिम लीग नून अभी तक बैकफुट पर खेल रही है और जो ये आवाम के सामने बातें रखना चाहते हैं अभी तक वो कह नहीं पाए। किस चीज़ का डर है और किस बात का खौफ है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि वो जो हकीकत जो बयान जो है वो लोगों के सामने करना चाहते हैं वो अभी तक उसको बयान नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर बाद में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो सियासत की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत कशीदा हो चुकी है और यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में ये हालात और भी ज़्यादा कशीदा होंगे और मुश्किलात जो है वो मुल्क के लिए बढ़ेंगी। मईशत जो है वो और बैठ जाएगी। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त आए। असल जो मसला है वो मिसाक जमहूरियत से शुरू हुआ और मिसाक जमहूरियत है क्या? मिसाक जमहूरियत का मायदा चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के माबेन हुआ। मिसाक जमहूरियत का मायदा जो है वो लोकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। ना सिर्फ लोकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बल्कि आलमी दुनिया के लिए, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। मिसाक जमहूरियत का मतलब यही था कि मजबूत जमहूरी पाकिस्तान, और मजबूत जमहूरी पाकिस्तान का मतलब यह है कि ख़ुद मुख्तार, आज़ाद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। लेकिन जब मिसाक जमहूरियत का मुआहदा हुआ तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट को और इसके साथ साथ आलमी इस्टेब्लिशमेंट को, आलमी बरदरी को, बिलखसूस वो ममालिक जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, उनके लिए बात बड़ी तकलीफ़ दे थी। बहुत अच्छी सूरत हाल थी मिसाक जमहूरियत के बाद। कहीं कोई सियासी तो सूरत हाल कशीदा नहीं थी, लेकिन फिर अचानक एक तीसरा तजर्बा किया गया और तीसरी पार्टी को इक़्तिदार सौंपा गया। अब देखना यह है कि ये तीसरा तजर्बा कामयाब रहा है या नाकाम रहा है। यही वो दास्तान है, वो बातें हैं जो मुस्लिम लीग नून ने कौम के सामने करनी है, लेकिन अजीब खौफ है मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ये बातें वो नहीं करना चाहते। तीसरा तजर्बा क्यों किया गया? तीसरा तजर्बा जो है वो क्यों ज़रूरी हो गया था? तीसरा तजर्बा जो है पाकिस्तान के अंदर क्यों नागज़ीर हो चुका था? ये भी बात आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मिसाक जमहूरियत पर मैं बात कर रहा था। मिसाक जमहूरियत का अव्वल मकसद तो ये था कि इक़्तिदार की कुर्सी तक जो रास्ता है वो उसको आमरू को जो है उस रास्ते तक पहुंचने से रोकना है। फ़ौज को जो है वो इक़्तिदार का रास्ता नहीं देना है। वो इसलिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उनको ये मालूम हो चुका था बहुत सारे तल्ख़ तजर्बात से गुजरने के बाद कि ये जो आमर हैं ये किसी के इशारे पर मुल्क के ऊपर आते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी पर कब्ज़ा कर लेते हैं और इन आमरों की वजह से मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचा है। कौम की बुनियादी तरबियत नहीं हो सकी, कौम की मुआशी तरबियत नहीं हो सकी, कौम की समाजी तरबियत नहीं हो सकी, कौम की सियासी तरबियत नहीं हो सकी। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो आज भी बहुत कमज़ोर है और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वो आमर हैं जिन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर हमेशा कब्ज़ा किया और पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। दोनों कायदीन इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए वो मिसाक जमहूरियत पर आए और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा मुआहदा किया। ये मुआहदा चूँकि मैंने पहले भी कहा कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिल मंजूर था और इसके साथ साथ बेशुमार ममालिक के लिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते उनके लिए भी नाकाबिल मंजूर था। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर इस मुआहदे को तोड़ने के लिए और इस मुआहदे के ख़िलाफ़ जो है वो एक तीसरी ताकत को प्रमोट करना है। फिर अचानक एक ऐसी पार्टी को प्रमोट किया गया, एक ऐसे लीडर को प्रमोट किया गया जो ये दावे कर रहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये करूँगा, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा वो करूँगा, लेकिन वो सारी बातें झूठी साबित हुई। एक ऐसे लीडर को प्रमोट किया गया जो ये कह रहा था कि जब इक़्तिदार में आऊँगा तो IMF के पास जाने से पहले ख़ुदकुशी कर दूँगा, कर्ज़ा नहीं लूँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा लेकिन कभी कर्ज़ नहीं लूँगा। लेकिन हैरत की बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कर्ज़े लिए। अब IMF की बात की जाए तो इतनी आसान शराइत के ऊपर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़े दिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कर्ज़े दिए। अब PDM की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो सदर वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनके लिए IMF से कर्ज़ा लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। क्यों इतनी आसान शराइत पे IMF तहरीक इंसाफ को कर्ज़े दे रही थी? एजेंडा क्या था? आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा क्या था और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को लोकल सतह पर किन किन लोगों को अपने साथ मिलाया और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया? सबसे जो पहला एजेंडा था वो मैं आपकी नज़र करता हूँ, वो ये है कि एक बात याद रखें कि जो पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम है इसकी बुनियाद, इसका आगाज़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया और 1998 को नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को बाकायदा एटमी मुल्क डिक्लेयर किया। अगर
1998 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी फ़ौजी आमर होता तो कभी भी वो एटमी धमाके ना करता। वो इसलिए कि फ़ौजी आमर जब भी आए वो अमेरिका की मर्ज़ी से आए और अमेरिका ने उनको लाकर अपने मकासद पूरे किए। जनरल ज़ियाउल हक को देखें, परवेज़ मुशर्रफ को देखें, इन लोगों के दौर इक़्तिदार में क्या क्या पाकिस्तान के अंदर हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था और क्या क्या हो गया। अगर आप तारीख़ से वाकिफ़ हैं, अगर आप तारीख़ पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़ें। आमरों का जो इक़्तिदार है उसके ऊपर आप ज़रूर जो है वो तहकीक करें, रिसर्च करें, ये क्यों आए, किस एजेंडे पे काम करते रहे, किस फार्मूले पे काम करते रहे, बुनियादी मकसद क्या था। अब असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का क्रेडिट जो है वो जाता है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन पहला जो टारगेट था वो तीसरी पार्टी को इक़्तिदार सौंपने के बाद वो ये कि धड़ाधड़ जो है वो पाकिस्तान को कर्ज़े दिए गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में रिकॉर्ड कर्ज़े हासिल किए। मुल्क उसके बावजूद रिकॉर्ड कर्ज़े हासिल करने के बावजूद मुल्क की मैशत बैठ गई, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, रुपए की कदर जो है वो डॉलर के मुकाबले में कम हो गई, बेशुमार तारीख़ी कर्ज़े लेने के बावजूद भी मुल्क की ये सूरत हाल थी। और वो जो तीसरा लीडर है जिसको बड़ी स्पीड के साथ अचानक प्रमोट करके वज़ीर आज़म बना दिया गया, उसने जो कहा, जो भी वो कहता रहा, अपना एक कही हुई एक बात पर भी वो पूरा नहीं उतर सका। पहला और जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम से पीछे हटाना है और कहीं ना कहीं शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ का कायद इमरान खान साहब इसके ऊपर वो सोचने पर मजबूर हो चुके थे, क्योंकि ये एजेंडा था, ये टारगेट था कि सबसे पहले पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम से पीछे हटाना है। याद रहे कि दुनिया के लिए पाकिस्तान बहुत नागुज़ीर है, लेकिन कौन सा पाकिस्तान? टूटा फूटा पाकिस्तान, उजड़ा हुआ पाकिस्तान, कमज़ोर पाकिस्तान दुनिया के लिए नागुज़ीर है। एक मजबूत पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान और एक ताकतवर पाकिस्तान दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए आलमी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी सतह पर बेशुमार ममालिक वो जो पाकिस्तान को नहीं चाहते, जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, उन्होंने लोकल सतह पर बेशुमार लोगों को, ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाकर इस तीसरे प्रोजेक्ट पर तजर्बा किया, जिसका पहला बुनियादी मकसद यही था कि किसी तरह पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ों के अंदर डबो कर मजबूर करके एटमी प्रोग्राम से पीछे हटाया जाए। कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ ने जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसके ऊपर सोच विचार शुरू कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने इसको महसूस कर लिया, कुछ सियासतदानों ने इसको महसूस कर लिया, कुछ मुतालकीन और ज़िम्मेदारान ने इस बात को महसूस कर लिया। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर ये सोचा कि ये ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ से हुकूमत छीन ली जाए। इसलिए PDM को, अपोजिशन को जो है वह हुकूमत सौंपी गई, हुकूमत दी गई। याद रहे कि जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर बात की जाएगी या उनको ये कहा जाएगा कि आप एटमी प्रोग्राम से पीछे हट जाएं, तो वो इसके ऊपर, इस काम को करना तो बहुत दूर की बात, इसके ऊपर सोचना भी गुनाह समझेंगे। वो इसलिए कि एटमी प्रोग्राम का जो सेहरा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सर ही जाता है। इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी और एटमी धमाके जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने किए और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग के ऊपर अपना तज्ज़िया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।